नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं हरी भरी धरती और साफ हवा की विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर। तो ये एक मौका है अपना संकल्प दोहराने का। मगर लॉकडाउन में जिस तरीके से हमारे आसपास की आबोहवा बदली, उसने सबको एक एहसास भी दे दिया कि अगर प्रदूषण कम होता है तो हमें एक नई दुनिया देखने को मिलती है। क्या हम इस बदली हुई दुनिया को कायम रखना चाहते हैं? क्या हम पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? क्या इसके लिए हमारी नीतियां हमारा साथ देंगी, या फिर लॉकडाउन हटने के बाद वही ढाब के 3 पात देखने को मिलेंगे? तो आज इसी पर हम करने जा रहे हैं कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर। और इसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ है पर्यावरण एक्टिविस्ट देबी गोयनका साहब, पर्यावरणविद विमलेंदु झा और आस्था की फाउंडर वीणा विरमानी। ये तीनों वो लोग हैं जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं और इनकी आवाज पर्यावरण की दुनिया में काफी बड़ी मानी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विमलेंदु, आपसे शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले तो हम उसी चीज को समझना चाहेंगे। देखिए, लॉकडाउन के दौरान कई तस्वीरें उभरी जिसमें हमने देखा कि नदियों का पानी साफ हो चला है, समुद्र के किनारे साफ हो चले हैं, कहीं मछलियां आ गई हैं, कहीं दूर से पहाड़ दिखने लगे हैं, आसमान भी बेहतर दिखने लगा है पहले से। तो इसमें कितनी वास्तविकता थी और कितनी बातें थी? थोड़ा सा उत्साह भी आ जाता है कई बार ये चीजें देख के, लेकिन क्या फर्क पड़ा जब हम सब घर के अंदर थे? देखिए, जो भी हमने लॉकडाउन के दौरान देखा, जो परिवर्तन देखा, उसमें हो सकता है कि कुछ चीजें लोगों ने ऐसे ही पोस्ट किया हो, लेकिन उसमें अगर हम ना जाएं तो देखें, अगर हम आप सारे अपने दर्शकों से पूछेंगे कि क्या उनके अपने घर से उनका आसमान साफ था, तो हाँ था। क्या हमारी नदियां, हमारे हमारे पंछियां वो ज्यादा थे हमारे आसपास? हाँ हाँ, ज्यादा थे। तो एक परिवर्तन तो जरूर आया पिछले 60 दिनों में लॉकडाउन के दौरान। लेकिन वही परिवर्तन जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि लगभग 40-50 या फिर उससे भी कम हो गया था उस लॉकडाउन के दौरान, पिछले 1 हफ्ते में जैसे ही लॉकडाउन खुला है, बहुत सारे इलाकों में हमने देखा कि फिर से स्थिति वैसी की वैसी ही हो गई है। तो एक एक सीख लेने की जो आवश्यकता थी हम सबों को, नागरिकों को, हमारे हमारे नीति बनाने वाले गवर्नमेंट को, या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो शायद मुझे लगता है कि उसमें हम कहीं चूक गए हैं कि हमने तो एक अच्छी तरीके से 60 दिन का अनुभव लिया। हमने उस लॉकडाउन में पेड़, पंछी, नदी, डॉल्फिन्स, सहारनपुर से हिमालय का दर्शन हुआ, ये सब कुछ लिया, लेकिन उसको हम सस्टेन नहीं कर पाए और शायद सस्टेन करने की इच्छा नहीं रखते हैं। और हमारे लिए बहुत एक आवश्यक चीज सोचना जरूरी है कि हमारे बिना कुछ किए बावजूद ऐसी स्थिति आई कि जिस चीजों की हम परिकल्पना करते थे, हम जिसके लिए लड़ाई लड़ते थे, अपने आप वो चीजें हमारे सामने आई। और वो इसलिए आई क्योंकि हमने पॉज बटन दबाया, हमने स्लो बटन दबाया, और इंडस्ट्रीज रुकी, हमारे व्हीकल्स रुकी है। अगर दिल्ली के प्रदूषण के बारे में हम बात करते हैं तो 1 करोड़ प्राइवेट गाड़ियां हैं। वो गाड़ियां जैसे ही रोड से बाहर उतरी तो ऑफ कोर्स प्रदूषण कम होगा, और ऑफ कोर्स प्रदूषण कम हुआ। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद हुई और जिसके कारण प्रदूषण कम हुआ। तो हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ये है कि जो हमने अनुभव किया है अपने टाइम में, जो कि शायद पिछले 20 साल में हमने अनुभव नहीं किया था, जो इस 60 दिन में हुआ है, उस अनुभव को हम गवा दें या उससे कुछ सीख लें और उससे हम कुछ परिवर्तन लाए पर्यावरण के ऊपर। बहुत अच्छी बात है। और ये अनुभव तो हम कहें जीवन काल का अपना अकेला अनुभव है कि आपने इतनी साफ सुथरी हवा देखी, इतनी बदली हुई परिस्थितियां देखी। देबी गोयनका साहब, क्या माने कि ये जो 60 दिन में हमने देखा, क्या इसको हम एक इंस्पिरेशन बना ले? देखिए, ये तो शायद संभव नहीं होगा कि इस तरह की परिस्थितियां हमेशा बनी रहें, लेकिन अगर इसको एक इंस्पिरेशन बना के थोड़ा इसका प्रचार प्रसार किया जाए, थोड़ा लोगों को एहसास तो ऑलरेडी है, लेकिन इस एहसास को कायम रखा जाए, तो हो सकता है लोगों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ जाए। देखिए, हम कहते हैं कि ऐसा होगा, इस तरह की चीजें, लेकिन आपने उसके साक्षात दर्शन कर लिए, तो अब बहुत सारे लोग बिलीव करेंगे कि नहीं भाई, अगर थोड़ा जिम्मेदारी से चला जाए तो पर्यावरण को साफ सुथरा रखा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप आपने पिछले 2 महीने में कहा कि दिल्ली सुधर गई है, मुंबई की भी एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई थी, और जैसे बताया गया, सब जो वाइल्ड लाइफ थी यहाँ नहीं रहती थी, वहाँ पे लग गई, वहाँ पे दिखती, वो तो ज्यादा तौर से दिखने लगती।
लगता है देवी गोयनका साहब का कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक मैं वीणा जी के पास जाता हूं। तो वीणा जी, लगभग वही प्रश्न मेरा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि जब तक आपको किसी चीज का एहसास नहीं होता, जब तक आप जानते नहीं है कि वो चीज क्या है, तब तक आप उसके प्रति जागरूक नहीं रहते। लेकिन इन 2 महीनों में बहुत सारे लोगों ने उस परिवर्तन को देखा, उस ताजी हवा को फील किया, उस नीले आसमान को देखा, उस साफ पानी को देखा, महसूस किया। अगर सीधे नहीं देखा तो कम से कम तस्वीरों में देखा। तो जब आपको पता लग गया कि हाँ, ये हो सकता है और ये बड़ा सुंदर है, तो आपको इस मौके का फायदा उठा के इन चीजों को थोड़ा प्रचार प्रसार करके लोगों में उस जागरूकता को और उस जिम्मेदारी को बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए कि देखिए, अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो हो सकता है इतना नहीं, लेकिन इसका आधा भी पा लिया तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जी, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे पिछले 60 दिन में या 2-2.5 महीने के समय में जितना लॉकडाउन का समय था, मतलब पर्यावरण ने, प्रकृति ने अपने आप को एक तरह से रिपेयर कर लिया है। अगर मैं याद करूं, आजकल लगभग 30 साल पहले की बात, तो इस तरह से हवा होती थी, इस तरह से आसमान में तारे दिखा करते थे, और पिछले 30 साल में लगभग वो छुप से गए थे। लेकिन अब जब हम लोग छत पर योग करने भी जाते हैं तो सुबह सुंदर सुंदर पक्षी, एक दिन मैंने देखा कि 2 पीले रंग के बहुत सुंदर पक्षी हमारे छत पे बैठे थे। तो ऐसे लगा था कि कई वर्षों के बाद हमें ये दृश्य देखने को मिला है, जो हमारा ये पर्यावरण का जो एक सब चीज़ें खो सी गई थी। तो हमको ये, जैसे एक आपने बहुत अच्छा एक शब्द यूज़ किया कि पॉज बटन जो एक दब गया, भले ही वो अच्छा नहीं था, लेकिन उससे हमारी प्रकृति रिपेयर हो गई। बिल्कुल इतना आनंददायक हो गया सब कुछ। घर में रहने का जो एक दुख था, वो समझ लो, कभी कभी ऐसा लगता था कि प्रकृति को देखिए कुछ थोड़े देर के लिए सुख अनुभव होता था। तो हमें भी इस पर्यावरण को अपने बचाने के लिए जो 5 जून का हमारा दिन है, हमें छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी एक आस्था करके सामाजिक संस्था चलाती हूँ, तो हम लोगों को जितने भी, मतलब पर्यावरण से सुरक्षा के लिए जितने भी कदम है, हम लोगों ने लगातार बहुत कार्य किए हैं इसके लिए कि हम अपना पर्यावरण को कैसे सुधार सकें। क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, प्रकृति में ये बीमारी तो आ जाई है, लेकिन ऐसी कितनी ही बीमारियां ना जाने प्रदूषण की वजह से हमारे अंदर फैलती चली जाएंगी, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं हो रहा अभी। जी, ठीक है। हम लोग नहीं, सही कह रही हैं आप बात की, वो मैं इसीलिए मैंने ये कहा कि हाँ, क्या हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और लोगों को थोड़ा इस समय अगर बोलेंगे तो शायद लोगों की बात समझ में आएगी। विमलेंदु साहब, ये तो शायद संभव नहीं हो कि इस तरीके से, जैसे अभी हम 2 महीने के लिए रुक गए थे, ऐसा मौका आए दोबारा, और आना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसके अपने बहुत सारे नुकसान भी हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2 महीना ना सही, लेकिन 2 दिन ऐसा कभी साल में या कभी जो भी एक कार्यक्रम बना लिया जाए और इस तरह का पॉज देने की कोशिश की जाए, तो हम अपनी इस सुंदर प्रकृति को, उसका स्वरूप जो होना चाहिए, वो काफी हद तक लौटा सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? नहीं, देखिए, पॉज देने से या लॉकडाउन एक सोल्यूशन पर्यावरण के परिवर्तन का नहीं है। एक तो संभव नहीं है, और साथ ही ये हुआ कि हम 363 दिन हमें जो करना हो, जितनी भी लूट मचानी हो, जितना भी प्लंडरिंग करना हो, जितने भी खराब काम करने हो, वो हम सब कुछ करेंगे और 2 दिन के लिए रुक जाएंगे। तो ये इसमें वैल्यू नहीं है, ये एक सोल्यूशन नहीं है, एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। सस्टेनेबल सोल्यूशन है कि हम 365 दिन अपने जीवन शैली में, अपनी नीतियों में, अपनी कार्यशैली में हम क्या परिवर्तन लाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो नदियां क्यों साफ हुई? नदियां इसलिए साफ हुई क्योंकि इंडस्ट्रीज जिनको पोल्यूट नहीं करना था, उनके पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस है। इसका मतलब है कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपना काम नहीं करते थे, इंडस्ट्रीज उन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती थी और नदियों को प्रदूषित करती थी। अगर हम देखें कि हवा क्यों साफ हुई, क्योंकि हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो डिलैपिडेटेड है। अगर 1 करोड़ गाड़ियां, प्राइवेट व्हीकल्स हैं जिसके कारण प्रदूषण होता है, तो हमें प्राइवेट व्हीकल से पब्लिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। हम कोल थर्मल पावर प्लांट्स बंद थे इस दौरान, और इसलिए हमारी हवा साफ हुई। तो क्या हम जो कहते हैं कि कोल थर्मल पावर प्लांट्स आर बैड फॉर एनवायरनमेंट, हम शिफ्ट कर सकते हैं क्या रिन्यूएबल के तहत? तो इसके लिए हमें एक रोड मैप बनाना बहुत आवश्यक है कि इसके लिए लॉकडाउन, तालाबंदी जरूरी नहीं है पर्यावरण के परिवर्तन के लिए, बल्कि एक कोर्स करेक्शन बहुत जरूरी है कि हम कैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के तरफ बढ़ें ताकि हम इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व पॉसिबल है
अगर इंडस्ट्रीज पोल्यूट नहीं करेंगे तो नदियां साफ होंगी, अगर कोल थर्मल पावर प्लांट्स बंद होंगे तो हमारी आबो हवा साफ होगी, अगर व्हीकल्स, जितने ज्यादा व्हीकल्स, 1 करोड़ गाड़ियां अगर हमारे दिल्ली शहर में है और बंबई शहर में है, अगर वो कम होंगे तो हवा हमारी साफ होगी। और वो सब संभव है अगर हम सही नीतियों का निर्माण करते हैं और अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाते हैं। और उसके लिए हमें लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है कि अगर 5,000 ही सिर्फ बस है दिल्ली के अंदर, वो अगर 15,000 बस हो जाए, एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो जाए, एक्सेस और सेफ्टी हो जाए, तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने आप हवा साफ होगी। तो हमें इसके लिए एक्सट्रीम स्टेप, एक्सट्रीम मेजर्स की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सोच, थोड़ा विचार और थोड़ा नहीं, ये आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं विमलेंदु, लेकिन मैं देवी जी के पास आता हूं। देवी जी, विमलेंदु बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन हमसे छुपा हुआ था। अब होता ये है कि बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिस में लाना, सिस्टम में लाना और इंप्लीमेंट करना, और किस तरह की परिस्थितियों में आप हैं, किस तरह के आपके लोग हैं, किस तरह की आपकी जनता है, किस तरह की आपकी नीतियां, मतलब एक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स उस पर काम करते हैं। तो क्या हमारे देश में हम इस तरह की आइडियल व्यवस्था ला सकते हैं? क्योंकि आप कोशिश यही जानने की हो रही कि आखिर हम ऐसा क्या करें। ये तो हमें एक झलक मिल गई इत्तेफाक से इस लॉकडाउन के दौरान, लेकिन जो विमलेंदु भी जो बता रहे हैं, क्या हम वो अपने देश में कर सकते हैं जिस तरह का पूरा स्ट्रक्चर हम लेके बैठे हैं? नहीं, एक्चुअली मेरे ख्याल में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हमारी देश की प्रायोरिटी क्या है। अगर हम हर बार सोचेंगे कि जीडीपी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और जीडीपी का मंत्र जपते रहेंगे, तो ये बिजनेस ऑफ यूजुअल मॉडल वही जो 3 महीने पहले था वो वापस शुरू हो जाएगा। बट अगर हम सोचेंगे कि ये जो 2 महीने में हमने देखा है, साफ हवा, साफ पानी, बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही है वगैरह, अगर वो मॉडल को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ये जीडीपी का मंत्र छोड़ के हमें दूसरी चीज़ों का भी सोचना पड़ेगा कि साफ हवा की वैल्यू क्या है, साफ पानी की वैल्यू क्या है, बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू क्या है। और कोरोना वायरस जो जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से इतने सारे लोग मर चुके हैं, जिसकी वजह से इतने लोग बीमार हैं, वो किस वजह से क्रिएट हुआ, वो भी उसका कारण है बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन। तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि जब तक हम फॉरेस्ट एनवायरनमेंट और को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर हमारा यही लक्ष्य होगा कि ज़्यादा इंडस्ट्री चाहिए, ज़्यादा ऑटोमोबाइल चाहिए, ज़्यादा ये कमर्शियल एंटरप्राइजेस चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आगे भी कुछ फर्क होने वाला है। बट अगर हम सोचेंगे कि जो हम एक शब्द यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ नेचुरल एनवायरनमेंट। अगर जैसे एक फाइनेंशियल बजट बनता है, एक नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग का भी एक बजट बने और ये फाइनेंशियल बजट में इनकॉर्पोरेट किया जाए, तो हमें पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी 4-5 साल पहले, और उसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर आप नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग के मुताबिक चलें तो भारत का जो भी जीडीपी रेट है, वेदर इट इज 8%, वेदर इट इज 10%, अगर आप नेचुरल कैपिटल उसमें वो फिगर उसमें डालें फाइनेंशियल बजट में, तो अपना जीडीपी ग्रोथ 3% कम हो जाता है नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रॉय करने की वजह से। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन देना पड़ेगा भारत सरकार को कि अलॉन्ग विद फाइनेंशियल बजट वी हैव टू लुक एट अ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी हैव टू वैल्यू। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सिंग के लिए आप अलग से कुछ प्रावधान कीजिए, एक बेहतरीन सुझाव हो सकता है। विमलेंदु, एक सवाल मैं और यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ कि जैसे देवी गोयनका साहब ने कहा कि क्या हमें इंडस्ट्रीज चाहिए, क्या हमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चाहिए, शायद इसका एक जवाब हाँ भी होगा, क्योंकि चाहिए, हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किस कीमत पर वो डिसाइड करना होगा। अगर हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं तो द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन 1952, जो बहुत लोगों की जान गई, 5 दिन तक चला, और उसके बाद एक कड़ा कानून आया इंग्लैंड के अंदर जिसके तहत उन्होंने अपने पर्यावरण पर ध्यान देना शुरू किया। ये वही वक्त है जिस समय इंग्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से गुजर रहा था, लगभग वैसी स्थिति हमारी है, थोड़ी कम ज्यादा आप मान लीजिए। तो क्या हम भी अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाएं, लेकिन साथ में ऐसे कड़े कानून बनाएं जिसकी वजह से जो बैलेंस हम करने की बात कर रहे हैं वो स्थापित हो, प्रगति भी हो और पर्यावरण भी हो। एक डिलैपिडेटेड सिचुएशन में भारतवर्ष में है। अगर आप ये ग्रेट स्मॉग के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे देश में कम से कम 10 बार ऐसे ग्रेट स्मॉग आ चुके हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है पूरे विश्व में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 999
एक नॉर्मल हो। हर साल 999 के ऊपर हम जाते हैं। 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स में शहरें बंद हो जाती हैं हमारे यहाँ, तो हमारा सरकारी तंत्र तो एक कुछ बोलता भी नहीं है। आपने देखा पिछले 3 सालों से दिल्ली की क्या स्थिति हुई है, ग्रेट स्मॉग से ग्रेटेस्ट स्मॉग पहुंचा, लेकिन कितने पैसे आवंटित किए गए, क्या बदलाव लाया गया फंडामेंटल लेवल पे? हम अक्टूबर टू अक्टूबर जीते हैं कि जब स्मॉग आता है तो हम कहते हैं कि हम कुछ करेंगे और इसके बाद हम सो जाते हैं। तो जब तक पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एनवायरनमेंट को पब्लिक इकोनॉमी के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि आप मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के साथ वो कीमत चुका रहे हैं। अगर 15 लाख लोग हर साल भारतवर्ष में एयर पोल्यूशन से मर रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट तो इकोनॉमी के ऊपर पड़ता ही है और उसके बारे में सोच रखना सरकार की जिम्मेदारी है। तो कोरोना में अगर 5000 लोग मरे तो हमने लॉकडाउन कर दिया, और एयर पोल्यूशन से 15 लाख लोग हर साल मरते हैं, इसके बारे में हम विचार भी नहीं करते हैं, पार्लियामेंट डिस्कस भी नहीं करती है। पहली बार अब इस साल जो है, पिछले साल पार्लियामेंट ने एक लोकसभा में डिस्कस किया और हमारे मंत्री उस डिस्कशन से भी गायब थे। इस लॉकडाउन के दौरान हम और आप एक परिकल्पना कर रहे हैं अच्छे पर्यावरण की। 30 ऐसे फॉरेस्ट क्लियरेंस के प्रपोजल जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्लियर किए हैं। तो जब हम हाथी के बारे में रोते हैं तो हाथी के हैबिटेट के बारे में भी रोना पड़ेगा हमें। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से हम लोग केरला के हाथी के बारे में सोचते हैं, ये हम कभी नहीं सोचते हैं कि किस कदर हमने भारत के जंगलों को काटा है उसी विकास के लिए। और किसका विकास? अगर हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं हैं, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है और अस्पताल में बिस्तर नहीं है, तो एक ढकोसला हमने खड़ा करके रखा है विकास के नाम पे, जिससे चंद लोगों का सिर्फ फायदा। नहीं, ठीक है आपकी बात विमलेंदु। तो अब ये है कि वो स्थिति अचीव करने के लिए करना क्या होगा? क्या जनता को अवेयर होके वो दबाव बनाना पड़ेगा ताकि सरकारें या जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो सोचे कि नहीं ये करना ही पड़ेगा और प्राथमिकता के साथ करना पड़ेगा, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर, सरकारों के लेवल पर अब ये अलार्म बजना चाहिए कि यहां से अगर ये नहीं किया तो फिर तो और लचर हालात हो जाएंगे? सॉल्यूशन क्या है? या फिर हमारी आर्थिक स्थितियां कि क्या हम वो करने की स्थिति में हैं या नहीं हैं? तो ये सारे बड़े अहम सवाल होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा सर, एक ब्रेक लेता हूं, उसके बाद एक्चुअल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कि हम क्या कर सकते हैं, कहां अटके हुए हैं, क्या सिर्फ ये हमारा अटकना है या हम वाकई इसके लायक नहीं है या हमारा सामर्थ्य नहीं है? चर्चा जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। कंज्यूमर अड्डा में विश्व पर्यावरण दिवस के दिन बात हो रही है हरी भरी धरती और साफ हवा, और जिसका ताजा उदाहरण लॉकडाउन में हमें किस्मत से देखने को मिला। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शायद हर किसी को झलक मिल चुकी है कि साफ हवा और पर्यावरण का मतलब क्या है, मायने क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो वीणा जी, एक जो सवाल विमलेंदु ने उठाया और इनफैक्ट देवी गोयनका ने भी उठाया कि बहुत कुछ करना जरूरी है वरना स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अब यह है कि करें तो कैसे करें, तो मुझे थोड़ा जनता वाला साइड बताइए, क्योंकि आप लोगों से बातचीत करती है। क्या भारत देश की जनता भी उस हद तक इस मामले में सेंसिटिव है कि हाँ मेरा पर्यावरण है और इसको साफ रखने की जिम्मेदारी है मेरी भी, और मैं दबाव बनाऊंगा सरकार पर कि आप भी साफ रखो? अनुभव देखा है तो जी, मैंने ये सर मैं आ रहा हूं आपके पास, ये वीणा जी से मेरा सवाल था। अच्छा, ऐसा है, देखिए लॉकडाउन कोरोना की वजह से जो हुआ ये एक दुर्घटना थी, लेकिन ये दुर्घटना भी हमको बहुत कुछ सिखा के गई है। सरकार अपने कानून बनाएगी, अपने कानूनों से काम करती है, अपने हिसाब से करती है, लेकिन हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकता है, अपने पर्यावरण के लिए क्या सकता है। मैंने आपको बताया कि हम लोग अपनी संस्था चलाते हैं। नहीं, मैं वीणा जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि मैं एक्चुअल ग्राउंड एक्सपीरियंस की, क्या लोग वाकई में सोचते हैं कि उनके ऊपर की हवा कैसी है, उनके आसपास के पेड़ कैसे हैं? बिल्कुल 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 लोग सोचते हैं और करते भी हैं, लेकिन शायद उनको जगाना पड़ता है। शायद पर्यावरण दिवस हम इसीलिए मनाते हैं कि लोगों को हम जागरूक कर सकें, क्योंकि कोई भी दिवस मनाने से लोगों को ध्यान में आ जाता है कि हाँ आज पर्यावरण दिवस है, आज हमको प्लांटेशन करना है, पौधों का ध्यान रखना है, पेड़ों का ध्यान रखना है। तो दिन मनाने का यही कारण होता है। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरकारों का काम है कानून बनाना, वो कानून के हिसाब से काम करती हैं, लेकिन हम लोग बीइंग जो सिटीजन हैं, हम लोग जो कार्य करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने अपनी संस्था के माध्यम से
जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद किया जाए, क्योंकि हमारा पर्यावरण अशुद्ध होता है। आज जो प्लास्टिक, हम इसको समझते हैं कि ये एक सभ्य समाज की निशानी है कि हम लोग बहुत साफ सुथरे हैं और एक बाजार जाते हैं और प्लास्टिक की पन्नी में सामान खरीद के लाते हैं। तो हम लोगों ने कपड़े का थैला बनाया। मैंने खुद एक स्लोगन लिखा, धरा को मत करो विशैला, प्रयोग करो कपड़े का थैला। हम लोगों ने लोगों से अपील की कि आप अपने घर की पुरानी चादरें, कपड़े, जो भी है सोफे के कपड़े धो के हमें दे दो, हम थैले बनाएंगे। हमने कम से कम 10,000 थैले बनाकर कपड़े के इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए। तो हम सोचते हैं कि अगर 10,000 कपड़े के थैले बने तो उसकी एवज में कम से कम 50,000 या 1 लाख थैली तो बच गई होगी, जो हमने अपने पर्यावरण को बचाया। नहीं, बहुत अच्छा है वीणा जी, ये बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि क्या कह रहे थे, इतने प्रयास काफी होंगे? अब मेरे पास समय थोड़ा कम रह गया। देवी गोयनका साहब, ये अच्छी बात है जो वीणा जी ने कहा, बढ़िया उदाहरण इन्होंने दिया, और ऐसे प्रयास देश में बहुत सारे होते भी होंगे, लेकिन असली मुद्दा ये कि क्या वो पर्याप्त है इतने बड़े देश की आबो हवा को साफ करने के लिए? हम अटक कहाँ रहे हैं? नहीं, तो जैसे हमने लॉकडाउन में देखा है, पिछले 2 महीने से मेरे ऑफिस की स्टाफ घर से काम कर रही है, और मुंबई में एक्चुअली मंडे से लॉकडाउन उठा रहे हैं, और उन्होंने बोला कि प्राइवेट ऑफिस भी अलाउ कर सकते हैं। पर मैंने डिसीजन लिया है कि मेरे ऑफिस में लोग आएंगे ही नहीं, मिनिमम स्टाफ रहेगा, जिसकी एकदम जरूरी है। मे बी 10% स्टाफ एक्चुअली मौजूद होगा ऑफिस में, एंड 90% ऑफ द स्टाफ विल वर्क फ्रॉम होम। तो इस पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे जो लोड होता है पब्लिक का, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और जैसे आपको पहले बताया गया था, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इनकरेज करना बहुत ही जरूरी है। बट प्रॉब्लम ऐसे है कि मुंबई शहर में सबअर्बन ट्रेन नेटवर्क में ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म जो अभी मजबूर है कोरोना वायरस की वजह से, वो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता है मुंबई के सबअर्बन ट्रेन सिस्टम में। तो मुझे लगता है कि ये एक सोल्यूशन है कि आप घर से काम करो, लोगों को एनकरेज करो कि जब तक आपको घर से बाहर निकलना जरूरी ही नहीं है तो आप घर पे ही नहीं, ये भी एक अच्छा सुझाव हो सकता है। तो अब ये देखिए, अब क्योंकि हम एक बहुत बदली परिस्थिति में रह रहे हैं, कब तक रहना होगा कहना मुश्किल है, लेकिन पर्यावरण का वो बड़ा सवाल जरूर बना रहेगा। मेरा तो बस आज का पॉइंट ये था कि अब हमने सबने उस चीज का स्वाद चख लिया है। जब तक मालूम नहीं था कि स्वच्छ हवा कैसी होगी, नीला आसमान कैसा होगा, जानवर सड़क पे आएंगे और पूरी प्रकृति आसपास दिखेगी, तो उसका महत्व क्या है। तो शायद मैं जनता से यही कह सकता हूं, बातें और भी हैं, काम और भी होंगे, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से उस चीज को फील कर पाए हैं तो समझिए उसका महत्व क्या है और उसकी कीमत क्या है। इसी उम्मीद के साथ कि इस विश्व पर्यावरण दिवस पर काफी सारे लोग प्रण करेंगे कि हाँ, जो देखा है उसको कायम रखने की कोशिश होगी। इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। नमस्कार।